नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, लगभग हर मामले में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो कि उस मामले से डायरेक्ट कनेक्टेड तो नहीं होते, लेकिन वे तथ्य जो हैं इस प्रकृति के होते हैं कि वह न्यायालय को उस मामले को समझने के लिए, उस मामले के वास्तविक तथ्यों को जानने में सहायक होते हैं। जैसे कि किसी मामले में कोई अभियुक्त है, उसकी वास्तविक पहचान क्या है, उसका वास्तविक जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, या फिर कोई घटना कहां पर कितने बजे घटी है, ऐसी बातों या ऐसे तथ्यों को बतलाने वाले जो फैक्ट्स हैं, वे सभी की सभी फैक्ट जो हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 9 के अंतर्गत रिलीवेंट डिक्लेयर किए गए हैं। किस रूप में? सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्यों के रूप में जो है ऐसे फैक्ट को रिलीवेंट डिक्लेयर किया गया है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 9 पर चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि वे कौन कौन से तथ्य हैं, किस किस प्रकृति के, किस किस नेचर के एविडेंसेस हैं जो कि किसी मामले में रिलीवेंट होते हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप पर जाकर वहाँ के स्पेशल ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। वहाँ आपको कई सारे स्पेशल बैचेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे कि आईपीसी की मंडे को टेस्ट होता है, सीआरपीसी ट्यूसडे को टेस्ट होता है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के टेस्ट वहाँ पर डेली मिल जाते हैं। वहाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है और इसी के साथ साथ जो है वहाँ पर आपको जो है इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज और भी कई सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाती हैं। वहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो माइनर एक्ट हो, मेजर एक्ट हो, उनकी सभी की आपको जो है फ्री क्लासेस वहाँ पर डेली बेसिस पर मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ आपको वहाँ जुडिशरी आइकॉनिक के जो लाइव वीडियोज़ हैं वो भी आपको वहाँ मिल जाते हैं। और आपको जो है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए डाउट सेशन अवेलेबल है लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर। आप वहां पर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि ये मंथली बेसिस पर, 3 मंथली बेसिस पर और 6 मंथली अवेलेबल है। और अगर आप इन प्लान्स को लेते हैं और हमारा जो कोड है LEG10, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। मित्रों, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप वहां से जो है अनअकैडमी के ऐप पर जाकर कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, सेक्शन 9 के अंतर्गत जो तथ्य सुसंगत घोषित किए गए हैं उन्हें जो है अध्ययन की दृष्टि से हम जो है 5 बिंदुओं में विभक्त कर अध्ययन कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 9 में कुल 5 प्रकृति के ऐसे तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को क्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं या उनका पुनः स्थापन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्शन 9 को जो है 5 बिंदुओं में विभक्त कर या 5 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जो है अध्ययन किया जा सकता है। अब यहां पर बात समझिएगा कि ये जितने भी फैक्ट हैं जो कि सेक्शन 9 में रिलेवेंट डिक्लेयर किए गए हैं, ये सभी के सभी तथ्य जो हैं किसी भी मामले में जो है सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होते हैं। ये जो है किसी भी मामले में हम इसको कहें कि इनके आधार पर, केवल इन्हीं के आधार पर जो है दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। ये जो तथ्य हैं यह न्यायालय में संपोषक साक्ष्यों के रूप में, कोलोरेटिव एविडेंस के रूप में जो है न्यायालय में ग्रहण किए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर अगर ये अन्य तथ्यों का कोलैबोरेशन कर देते हैं, उनको जो है संपोषित कर देते हैं, तो फिर उस मामले में निराकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो है इन 5 पॉइंटों का अध्ययन करेंगे, या 5 बिंदुओं में कौन कौन से तथ्य हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उन पर अध्ययन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले बिंदु के अंतर्गत हम देखें परिचयात्मक तथा स्पष्टीकरण के तथ्य, मतलब कि ऐसे तथ्य जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को क्या कर रहे हैं, उनका परिचय करा रहे हैं या उनको स्पष्ट कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में समझिएगा कि ए जो है बी के ऊपर मानहानि के संबंध में वाद लाता है। अब यहां पर इस प्रकार के तथ्य जो कि ए और बी के बीच में पूर्व में कोई द्वेष था, पूर्व में कोई दुश्मनी थी,
या ए जो है बी से नफरत करता था। इस प्रकार के तथ्यों को जो है न्यायालय में साबित किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो है ए और बी के बीच में जो संबंध है वह यहां पर साबित होंगे और उससे यह भी निकल कर आएगा कि ए जो है ऐसा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे इस बात का निराकरण नहीं हो सकता कि ए ने जो है बी की मानहानि की ही होगी। इसके लिए अदर फैक्टों को देखा जाएगा। अदर फैक्ट अगर न्यायालय में रिलीवेंट हो जाते हैं या वो एडमिट हो जाते हैं, और ये तथ्य जो है यहां पर क्या काम करेगा, यहां पर संपोषक का काम करेगा कि पहले जो है इनके बीच में दुश्मनी थी और या पहले इनके बीच में मनमुटाव हुआ था, इस कारण से ए ने जो है यह कृत्य कर मानहानि की है और इसके संबंध में यह साक्ष्य जो है इसको जो है पुष्ट करते हैं या इसको जो है स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो तथ्य जो है परिचयात्मक तथ्य है जो कि मामले का परिचय कराते हैं, वह यहां पर सुसंगत होंगे सेक्शन 9 के अंतर्गत। इसी प्रकार से जो स्पष्टीकरण करते हैं मामले का, घटना का जो स्पष्टीकरण देते हैं कि वास्तव में घटना क्या थी, वास्तव में सिचुएशन क्या थी, किन घटना या किन सिचुएशन में वो जो है कार्य किया गया है, तो ऐसे तथ्यों को यहां पर सुसंगत घोषित किया गया है, रिलीवेंट घोषित किया गया है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर क्या बताया गया है, ऐसे तथ्य जो इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। देखिएगा, न्यायालय के सामने कई बार ऐसे तथ्य आते हैं जिनके आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय कोई अनुमान लगा लेता है, लेकिन अगर कोई अन्य तथ्य जो उस अनुमान को समर्थन करते हो या खंडन करते हो, उन तथ्यों को भी यहां पर सुसंगत घोषित किया गया है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि इंगित अनुमान का क्या तात्पर्य है। देखिएगा, एक केस को अपन समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे के अंदर 4 लोग हैं और उन 4 लोगों का उस कमरे के अंदर होना और कोई रास्ता ना होना वहां से बाहर जाने का। अब अगर ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो न्यायालय क्या अनुमान लगाएगा सामान्यतः, कि भाई उसकी मृत्यु जो है उन तीनों में से किसी ने कारित की है। तो ऐसी कंडीशन में जब न्यायालय ने कोई अनुमान इंगित कर लिया है, तो उस अनुमान को खंडित करने वाले तथ्य, उस अनुमान का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य जो है सेक्शन 9 में रिलीवेंट है। अगर इसी एग्जांपल में देखें कि कोई ऐसे तथ्य न्यायालय के सामने प्रकट हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है, जिसके संबंध में न्यायालय अनुमान लगा रहा है कि तीनों में से किसी एक ने या तीनों ने मिलकर उसको मारा होगा, अगर ऐसे तथ्य न्यायालय के सामने आ जाए कि ये जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु कारित हुई है, ये अपने जीवन में बहुत ही परेशान था और 1-2 बार पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था, और जब ये कमरे में थे तो इसके जो घर से जो है अपने साथ एक वेपन, हथियार लेकर गया था और इसने, हो सकता है या इसने जो है खुद ही सुसाइड कर लिया है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे तथ्य जिनके संबंध में न्यायालय ने अनुमान इंगित कर लिया है, उस अनुमान को समर्थन या खंडन करने वाले जो तथ्य हैं वह सेक्शन 9 में रिलीवेंट हैं, सुसंगत हैं। फिर इसके बाद अगला हम देखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान कराने वाले तथ्य। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मान लीजिए जो व्यक्ति न्यायालय में अभियुक्त के रूप में पेश किया गया है, अभियुक्त के रूप में जिसको न्यायालय में उपस्थित किया गया है, वास्तव में क्या जो है उसकी पहचान क्या है, क्या वह वही व्यक्ति है जिसके बारे में जो है कंप्लेनेंट ने या परिवादी ने शिकायत की है। तो ऐसी कंडीशन को जानने के लिए जो है उस व्यक्ति की पहचान कराने वाली या उस वस्तु की, जैसे कि मान लीजिए किसी घर में चोरी हुई और चोरी हुई तो उसने बोला कि मेरे यहां से जो है इस प्रकार की गोल्ड की ज्वेलरी चोरी, तो जो जब्ती हुई है उसमें क्या वही ज्वेलरी है, तो उस वस्तु की पहचान कराने वाली जो तथ्य हैं वह न्यायालय में सुसंगत होंगे। यहां पर हम पहचान परेड को आप समझिएगा कि जब पुलिस अधिकारी जो है सेक्शन 162 सीआरपीसी में पहचान परेड या जो क्रम में जो करवाता है, वास्तव में पहचान परेड जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है, तो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पहचान परेड वगैरह कराते हैं वह जो है यहां पर सुसंगत होते हैं और उनके आधार पर न्यायालय को इस बात के संबंध में साक्ष्य उत्पन्न होते हैं कि वह व्यक्ति वही है जिसको न्यायालय में हाजिर किया गया है, या फिर जिस वस्तु के बारे में वाद दायर किया गया है वह वस्तु वही है जिसके संबंध में वाद दायर किया गया है। तो यहां पर पहचान परेड जो है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि
इंडियन एविडेंस एक्ट की किस सेक्शन में, किस धारा में पहचान परेड को सुसंगत घोषित किया गया है? तो वह धारा है धारा 9 के अंतर्गत पहचान परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड जो है सुसंगत होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी इस पर कुछ केस लॉज भी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम देखें अगला पॉइंट क्या कहता है। ऐसे तथ्य जो किसी घटना के होने का समय और स्थान को निर्धारित करें। कोई घटना पर्टिकुलरली किस स्थान पर घटी है, या कोई घटना के घटित होने का पर्टिकुलर या वो विनिर्दिष्ट समय कौन सा है, ऐसे समय और स्थान को निर्धारित करने वाले जो तथ्य हैं वह न्यायालय में सुसंगत है, सेक्शन 9 के अंतर्गत। फिर इसके बाद आखिरी में देखें हम 5वां पॉइंट, ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के रिश्तों पर प्रकाश डालते हैं। मतलब कि वह तथ्य जो है जिन पक्षकारों के बीच में वाद दायर किया गया है, जिन पक्षकारों के बीच में डिस्प्यूट है, उनके रिलेशन, उनके संबंध, उनके रिश्तों के संबंध में जो तथ्य प्रकाश डालते हैं। जैसे कि तलाक का केस है, ए ने बी को तलाक देने के लिए केस फाइल किया। अब पहली बात, ए और बी जो है यह मैरिड है भी कि नहीं, इसके संबंध में तथ्य आना चाहिए। तो न्यायालय क्या करती है कि भाई शादी का कार्ड है ना, शादी का कार्ड जो है साक्ष्य के रूप में जो है आपको फाइल के साथ देना पड़ता। तो वो साक्ष्य, शादी का कार्ड क्या शो करता है कि भाई इन दोनों की शादी इस तारीख को या ये जो है यहां पर हुई थी। तो इससे क्या होता है, पक्षकारों के रिश्तों को जो है यहां पर उस पर प्रकाश डाल दिया जाता है या प्रकाश पड़ता है, जिससे कि न्यायालय के सामने स्थिति क्लियर होती है। और फिर न्यायालय आगे कार्रवाई करता है कि डिवोर्स के लिए जो ग्राउंड्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे तथ्य जो कि पक्षकारों के रिश्तों पर प्रकाश डालते हो वह भी सेक्शन 9 में सुसंगत होते हैं। तो इस प्रकार सेक्शन 9 में जो है ये 5 पॉइंटों में ये धारा है, और इन 5 पॉइंटों के अंतर्गत जितने भी तथ्य न्यायालय में सुसंगत होते हैं वे सब की सब जो है सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट ऑफ एविडेंस जो है कैसे होते हैं, यह कोलैबोरेटिव एविडेंस है, संपोषक साक्ष्य हैं, जो कि न्यायालय को मामले को समझने के लिए, व्यक्ति वस्तु की पहचान कराने के लिए, उस घटना के संबंध में जिस समय पर घटना घटी, उस स्थान पर घटना घटी, वो वास्तव में घटना क्या थी, इन सब को जानने में न्यायालय को सहायक होते हैं। तो मित्रों, सेक्शन 9 से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वाद हैं, जिससे सेक्शन 9 के अंतर्गत जो पहचान परेड है उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, इसके संबंध में जो है यह डायरेक्शन देते हैं, बतलाते हैं कि क्या एविडेंशियल वैल्यू होगी। तो सबसे पहले देखें राजा वर्सेस राज्य पुलिस निरीक्षक, ये केस जो है 10 दिसंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। और इसमें पहचान परेड के संबंध में क्या कहा गया कि पहचान परेड अन्वेषण का हिस्सा है, मतलब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। यह सारवान साक्ष्य नहीं है और कोई सब्सटेंशियल एविडेंस जो है पहचान परेड नहीं होती है, अपितु संपोषक साक्ष्य है। मतलब कि यह जो है कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, या इसको हम जो है सारवान साक्ष्य नहीं मान सकते, लेकिन ये जो है संपोषक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में ग्राही होती है, जो है कोलैबोरेटिव एविडेंस के रूप में एडमिट होती है। फिर इसी के साथ साथ एक केस और है, मलखान सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2003 का केस है। इस केस में पहचान परेड के संबंध में क्या कहा गया कि पहचान परेड अन्वेषण के प्रक्रम का साक्ष्य, मतलब कि जो हमारा सीआरपीसी के तहत जो है अन्वेषण के अंतर्गत जो सेक्शन 162 है वह उसका पार्ट है। सारवान साक्ष्य जो है न्यायालय में की गई पहचान का साक्ष्य होता है, मतलब अगर पहचान न्यायालय में की गई है उसे सारवान साक्ष्य माना जाता है, ना कि पुलिस अधिकारी या पुलिस के समक्ष जो पहचान परेड कराई जाती है या उसको जो है सारवान साक्ष्य नहीं माना जाता है। अभियुक्त पहचान परेड कराए जाने के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी अभियुक्त जो है इस बात के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता पहचान परेड के संबंध में कि भाई उसको जो है यह एक अधिकार है तथा पहचान परेड कराई जानी चाहिए। तो ये 2 केसेस हैं, यह इस बात को बतलाते हैं कि भाई पहचान परेड जो कराई जाती है उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि भाई पहचान परेड जो है यह किस स्टेज का पार्ट है, एविडेंशियल स्टेज का पार्ट है, और यह जो है केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में ग्रहण किए जाते हैं, यह कोई भी सारवान साक्ष्य नहीं होते हैं।
मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 9 को समझा, इंडियन एविडेंस एक्ट की। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।